नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का शनिवार को दूसरा दिन है। सबसे पहले मोदी ने जशोरेश्वरी मंदिर में काली मां के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में बंगबंधु स्मारक पहुंचकर राष्ट्रबंधु के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे मतुआ समुदाय के औरंकाड़ी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। औरंकाड़ी वही जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। मतुआ समुदाय बंगाल चुनाव के लिहाज से भी काफी मायने रखता है। यहाँ मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मतुआ समाज के हजारों लोग यहाँ इस मंदिर में आकर जैसा महसूस करते हैं, आज मैंने भी वैसा ही महसूस किया है। इस अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। जब मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में पहली बार बांग्लादेश आया था, तब भी मैंने इस मंदिर में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन मुझे वह सौभाग्य अब मिला है। मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में जब मैं आया गया था, तब वहाँ मेरे मतुओ भाई बंधुओं ने मुझे बहुत प्यार सत्कार दिया था। खासकर बोरो माँ का स्नेह माँ की तरह रहा। उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले झारग्राम में गृह मंत्री अमित शाह की रैली ऐन मौके पर रद्द हो गई। कहा गया हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी थी, लेकिन चुनावी विशेषज्ञ कहते हैं हेलीकॉप्टर की खराबी नहीं, बल्कि झारग्राम में पिछले 30 दिनों में जो माहौल बदला है उसके चलते शाह सभा स्थल नहीं आए, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी। खाली मैदान की फोटो टीएमसी ने भी शेयर की थी। झारग्राम में 1 महीने पहले तक बीजेपी के पक्ष में माहौल था, लेकिन बीते 30 दिनों में समीकरण तेजी से बदला है। स्थानीय लोग कहते हैं 10 साल में ममता ने यहाँ विकास के बहुत काम किए हैं। 2017 में झारग्राम को नया जिला बनाया, पक्की सड़कें और ओवरब्रिज का जाल बिछाया, लेकिन टोलाबाजी और बेरोजगारी के चलते टीएमसी से नाराज लोग बीजेपी को विकल्प के रूप में देख रहे थे। बीजेपी के जंगल महल में उभरने का दूसरा बड़ा फैक्टर आरएसएस है। संघ यहां सालों से काम कर रहा है। इससे बीजेपी को झारग्राम में एक आधार मिला है। आम लोगों को समझाया गया कि बीजेपी आएगी तो कमीशन नहीं देना पड़ेगा, काम सबको मिलेगा। इसका असर ग्राउंड पर नजर आने लगा था। इसी स्थिति को ममता ने भांप लिया था। जंगल महल इलाके में वे द्वारे सरकार प्रोग्राम चलाकर एक एक समस्या को मौके पर ही हल करने लगी। झारग्राम सामान्य सीट होने के बावजूद संथाली समुदाय की लड़की को कैंडिडेट बनाया गया। जानकर कहते हैं इस तरह ममता ने फिर बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश की आजादी के लिए सत्याग्रह से जुड़े बयान पर टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। अपनी गलती मानते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जल्दबाजी में हेडलाइन और ट्वीट पढ़कर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। हर कोई जानता है कि बांग्लादेश को किसी ने आजाद कराया, जिसका मतलब था कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के योगदान को नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किया। थरूर ने मोदी के भाषण के उस बयान पर टिप्पणी दी थी जिसमें पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह करने और जेल जाने की बात की थी। प्रधानमंत्री शुक्रवार को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की स्वर्ण जयंती और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर ढाका में आयोजित मुख्य समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के इसी हिस्से पर थरूर ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश को भारतीय फर्जी खबर का स्वाद चखा रहे हैं। हर कोई जानता है कि बांग्लादेश को किसने आजाद कराया। थरूर का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर था। मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था और इसके लिए जेल भी गए थे। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होने मेरे जीवन के पहले आंदोलन में से एक था। मेरी उम्र 22-20 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई स्थायियों ने बांग्लादेश के लोगों की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था। हालांकि इससे पहले मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रयास और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की तारीफ भी की थी।
अगले महीने होने वाली क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर होने वाली ग्लोबल क्लाइमेट समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के 40 बड़े नेताओं को न्योता भेजा है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी शामिल है। मौजूदा समय में कोरोना के साथ ही वैश्विक स्तर पर क्लाइमेट चेंज भी चिंता का विषय बना हुआ है। इस पर चर्चा के लिए बाइडेन की ओर से ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट 22 और 23 अप्रैल को ऑनलाइन होनी है और लोगों के लिए लाइव प्रसारित की जाएगी। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ग्लासगो में नवंबर में हुई यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी COP26 की दिशा में यह एक अहम कदम होगा। समिट में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत कई यूरोपियन लीडर्स को भी न्योता भेजा गया है। सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज, ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगन भी इसमें हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस ने नेताओं से आग्रह किया कि वे समिट को इस अवसर में रूप देखें कि उनका देश कैसे दुनिया की मजबूत जलवायु महत्वाकांक्षा में योगदान दे सकता है। बाइडेन ने अन्य देशों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जो मजबूत जलवायु नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि समिट में बड़ी संख्या में व्यापारिक और नागरिक समाज के नेता भी भाग लेंगे। अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यानी UAC यौन शोषण मामले में पीड़ित महिलाओं को 1.1 अरब डॉलर यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए मुआवजा देगी। यूनिवर्सिटी के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जॉर्ज टिंडल पर अपने मरीजों के यौन शोषण और गाली गलौज का आरोप था। 3 अलग अलग मामलों में कोर्ट ने यह मुआवजा देने का आदेश दिया है। यूनिवर्सिटी ने इसे काला अध्याय माना और आरोपी डॉक्टर जॉर्ज टिंडल के खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही इसे बुरा अंत माना। यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष रिक करूसो ने कहा, यूनिवर्सिटी उन सभी चीजों की रक्षा नहीं कर पाई जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इससे हमारी छवि को भारी नुकसान हुआ है। मामला 2018 में सामने आया था। तब 500 महिलाओं ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब यूनिवर्सिटी में शिकायत केंद्र बना। इसमें यूनिवर्सिटी के छात्र और एल्यूमिनाई से हॉटलाइन और वेबसाइट से अपनी शिकायतें करने की अपील की गई थी। इसके लिए 3.5 लाख छात्रों को मेल भेजे गए थे। UAC के दावे के मुताबिक पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी को घेरने के कई मामले सामने आए। इनमें से 2018 में सामने आए मामलों को सेटल करने के लिए 21.5 करोड़ डॉलर रकम चुकाई है। दूसरे मामले की राशि का खुलासा नहीं किया गया। वहीं तीसरा समझौता 85.2 करोड़ डॉलर का था। इस तरह के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। तपती गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन आपके माथे पर पसीना बढ़ती महंगाई लाएगी। पेट्रोल डीजल के दामों में पहले ही आग लगी है। खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ ही रहे हैं और अब तक अप्रैल से कई और चीजें महंगी होने वाली है। गर्मी के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां AC, कूलर, फ्रिज जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा देगी। अगर आप
कार या बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से उसके लिए भी ज़्यादा पैसे देने होंगे। हवाई यात्रा भी महंगी होने वाली है। इसी तरह फ्रिज, कूलर सहित पंखे भी आने वाले दिनों में और महंगे होने वाले हैं। हालांकि कुछ ब्रांड स्मार्ट्स के अपने स्टॉक बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अच्छा ऑफर ला रही हैं, जिसमें हफल एंड कफ, पैनासोनिक और LG नाम शामिल है। यहाँ ग्राहकों को 40% तक की छूट मिल सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लोकल मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर और अडेप्टर, गैजेट्स, बैटरी, हेडफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाने की बात की है। इससे सरकार का खजाना तो बढ़ेगा, लेकिन जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो यह आपके बजट पर भारी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां आने वाले दिन में फोन को 500 रुपए से ज्यादा महंगा कर सकती हैं। कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में सोना 48,000 तक हो सकता है। वहीं इस साल के आखिर तक एक बार फिर 50,000 तक का जा सकता है। हालांकि मार्च की बात करें तो इस महीने सोना 44 से 45,000 के बीच ही रहा है। बाजार में जब भी अनिश्चितता का माहौल बनता है या अच्छा मॉनसून होता है तो सोना महंगा होने लगता है। डॉलर की कीमत और बाजार में अस्थिरता या अनिश्चितता से भी सोने की कीमत पर असर पड़ता है। अभी भी कोरोना के कारण दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था। अर्थशास्त्री डॉक्टर गणेश कावड़िया के अनुसार निवेशक हमेशा ज्यादा या सुरक्षित मुनाफा चाहते हैं और यह मुनाफा उन्हें स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट, विभिन्न प्रकार के बॉन्ड या सोने में पैसा लगाने से मिलता है। हालात जब सामान्य होते हैं तो यह मुनाफा स्टॉक मार्केट, बॉन्ड आदि से मिलता है, लेकिन जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है तो निवेशक सोने से निवेश बढ़ा देते हैं। उनको लगता है कि सोने से उन्हें सुरक्षा मिलेगी और उसकी कीमत नहीं घटेगी। अर्थमंदी और कोरोना महामारी के कारण इस तरह की स्थिति बनती है। ऐसे में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में वकीलों और जज के बीच विवाद में नया मोड़ आया है। कोर्ट रूम में पीठ ने मोबाइल छीनने और तोड़फोड़ का आरोप लगाने वाले ऊपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 प्रहलाद टंडन ने राज्यपाल और हाईकोर्ट को चिट्ठी भेजकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांग ली है। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर आने के बाद खलबली मच गई। आनन फानन में पुलिस ने शुक्रवार देर शाम सदर कोतवाली में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 30 नामजद वकीलों और 200 अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा ली है। एसीपी ने एफआईआर की पुष्टि की है। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर एडीजे कोर्ट 11 में जज प्रहलाद टंडन के चैम्बर में घुसकर वकीलों ने जमकर बवाल किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद वकील हड़ताल पर चले गए। जज प्रहलाद टंडन ने उन्नाव बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम शंकर सिंह समेत 30 नामजद व 150 से 200 अन्य के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें मारपीट, गोली गलोच, लूट, सरकारी कार्य में बाधा समेत बातें लिखी है। इसके बाद जज व वकीलों के बीच सीधा टकराव होते देर शाम जिला जज ने दोनों पक्षों को बुलाया और बुरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बताया जाता है कि करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद दोनों पक्षों ने सुलह कर समझौतानामा साइन किया। समझौते की बात कैमरा पर खुद बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामशंकर सिंह ने की। इसके बाद गुरुवार की शाम ही जज प्रहलाद टंडन की कोतवाली एसएचओ को दी गई चिट्ठी सोशल मीडिया पर आ गई, लेकिन पुलिस ने बिना निर्देश एक्शन लेने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वकालत अनुभव सीमा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब 30 साल से कम अनुभव वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि चुनाव कमेटी ने यह भी कहा है कि इस बार चुनाव में सिर्फ वही बार सदस्य मतदान करेंगे जो जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल बहुत से सदस्य बाहरी जिलों के हैं, जो सदस्य तो बाहर के हैं लेकिन प्रैक्टिस दूसरे जिलों के जिला कोर्ट में करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। वीरवार को चुनाव कमेटी ने इससे लेकर नोटिस जारी किया है। बता दें कि इससे चुनाव की तय तारीख पर चुनाव होने पर भी संशय बन गया था। 24 अप्रैल को बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। चुनाव कमेटी ने एक नोटिस जारी किया था कि प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 30 साल की वकालत का अनुभव होना चाहिए।
अब प्रधान के लिए 25 साल और महासचिव के लिए 20 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसका वकीलों ने विरोध किया और बार के पूर्व प्रधान ने भी विरोध का समर्थन किया। चुनाव कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पहले जो नोटिस दिया गया था उसे वापस ले लिया गया है, फिर से नोटिस जारी किया गया है। अब वकालत के अनुभव की अवधि वाली कोई बंदिश नहीं होगी। इतना जरूर है कि सिर्फ हाईकोर्ट में वकालत करने वाले सदस्य ही बार में हिस्सा ले सकेंगे, क्योंकि जो सदस्य यहाँ की सदस्यता लेकर कहीं और वकालत करते हैं उनको हिस्सा नहीं लेना देना चाहिए। इजराइल का मालवाहक जहाज आखिरकार शुक्रवार को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया। इस पर गुरुवार को मिसाइल अटैक किया गया था। इजराइल का आरोप है कि यह हमला ईरान ने करवाया था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह इस घटना पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इजरायली कंपनी का यह जहाज तांजानिया से भारत की ओर आ रहा था। इसी दौरान जहाज से एक मिसाइल टकराई। जहाज के एक हिस्से में आग लग गई और इंजन में कुछ खराबी हो गई। क्रू मेंबर्स ने आग को बुझा लिया। इंजन भी इस स्थिति में था कि उसकी मदद से आगे बढ़ा जा सकता था। पिछले महीने ओमान की खाड़ी में भी एक इजरायली जहाज पर हमला हुआ था। 25 फरवरी की रात MV हेलियोस रे नाम के इस जहाज पर हुए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को दोषी ठहराया था। वहीं ईरान ने इस आरोप से इनकार किया था। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ઉત્તમથી સર્વોત્તમ એટલે આપણું ગુજરાત। મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલના પ્રગતિશીલ અભિગમ સાથે રૂપિયા 13,000 કરોડના નવા આયોજનો સાથે વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ આપતો શહેરી વિકાસ, આર્થિક રીતે વધુ મજબૂત બનતી સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓ, શહેરમાં સૌની પાસે હશે શમણાનું ઘર, સ્માર્ટ સુવિધાઓથી સજ્જ, સ્વચ્છ અને નિર્મળ બનતા શહેરો, શહેરોમાં સુદૃઢ બનતી મૂળભૂત સુવિધાઓ, મેટ્રો રેલ જેવું અત્યાધુનિક પરિવહન, મેટ્રો રાઇટ, મેટ્રો નિયો જેવી નવી ટેકનોલોજી વાળી મેટ્રો સેવા, મહિલાઓના ઉત્કર્ષ માટે નવી દિશાઓ, માળખાગત સુવિધાઓ, સ્વચ્છતા અને સુશાસન માટે દેશમાં મોખરે છે ગુજરાતના મહાનગરો। અને આ ગૌરવ યાત્રા આમ જ આગળ વધતી રહેશે। નિર્ણાયક નેતૃત્વમાં ગુજરાત ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अहमदाबाद शहर की राममूल सोसाइटी में आपसी विवाद में 6 महीने की बच्ची मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बची। दरअसल बच्ची अपने मामा की गोद में थी। इसी दौरान सोसाइटी के एक शख्स ने मामा पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे बच्ची जमीन पर गिर पड़ी। वहीं बांजी को भूलकर मामा और उनका साथी हमलावर से भिड़ गए। खुशकिस्मती से बच्ची को ज्यादा चोट नहीं लगी। वारदात सोसाइटी में लगे CCTV में कैद हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बांजी को गोद में लिए कृष्णनंदन सोसाइटी के नए चेयरमैन हैं। कृष्णनंदन ने कुछ दिन पहले सोसाइटी मेंटेनेंस के पैसे न देने पर सोसाइटी में रहने वाले GS राठौड़ के नाम पर पोस्टर बाहर चिपकवा दिया था। इसी बात से राठौड़ नाराज थे। शनिवार सुबह कृष्णनंदन अपनी 6 महीने की बांजी को गोद में लेकर सोसाइटी में थे, जिससे वे बातचीत करने लगी। इसी दौरान राठौड़ ने उन पर डंडे से हमला कर दिया। कृष्णनंदन संभल नहीं पाए और उनके हाथ से बच्ची छूट गई। केंद्र शासित प्रदेश दीव दमन में जिला एवं सत्र न्यायालय में 1 साल से चल रहे नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को जिला एवं सत्र के विशेष न्यायाधीश VP पाटेकर ने किरण प्रेम जी पटेल को दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। दुष्कर्म का मामला 1 मार्च 2020 का है, जब 11 वर्षीय पीड़िता अपने घर के सामने खेल रही थी। नाबालिग खेलते खेलते आरोपी किरण प्रेमजी पटेल के घर में चली गई, जहां किरण ने दरवाजा बंद करके नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
थोड़ी देर बाद जब पीड़िता रोती हुई बाहर आई तो नाबालिग के परिजनों को इस घटना के बारे में पता चला, जिसकी पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी किरण प्रेमजी पटेल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 342, 323 और 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर संख्या 9/2020 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद आरोपी पक्ष की तरफ से जमानत याचिका भी दायर की गई, जिसे विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश वीपी पाटेकर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कुल 7 गवाहों और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा के पर्याप्त सबूत मानते हुए आरोपी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी माना और 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। पूर्व भारतीय क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में बाकी सभी लोग की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सचिन ने बताया कि मैं लगातार टेस्ट कर रहा था और कोरोना से बचने के लिए सभी कदम भी उठा रहा था। हालांकि हल्के लक्षण के बाद आज मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। सचिन ने बताया कि उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। वो डॉक्टरों के निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। सचिन ने 7 से 21 मार्च के बीच रायपुर में हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लिया था। उन्होंने टूर्नामेंट में इंडिया लेजेंड्स की कप्तानी की थी। उनकी कप्तानी में इंडिया लेजेंड्स चैंपियन भी बने। मैच से पहले हर खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट हुआ था। सचिन ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस टीम में हरभजन सिंह और इरफान पठान जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे, जो इंग्लैंड के साथ चल रही मौजूदा इंटरनेशनल वनडे सीरीज में कमेंट्री भी कर रहे हैं। सचिन ने भारत के लिए 463 वनडे मैचों में 44.3 की औसत से 18,426 रन बनाए हैं, जबकि 200 टेस्ट मैचों में 53.79 की औसत से 15,921 रन बनाए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के डर के चलते मेकर्स ने फिल्मों की रिलीज डेट को टालना भी शुरू कर दिया है। अब खबर आ रही है कि सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिलीज डेट भी आगे बढ़ी जा सकती है। मेकर्स ने राधे को ईद के मौके पर 13 मई को रिलीज करने का फैसला किया था। जानकारों का कहना है कि अगर कोरोना के मामलों में ऐसे ही लगातार बढ़ोतरी होती रही तो राधे की रिलीज डेट को भी शिफ्ट किया जा सकता है। हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के कारण बंटी और बबली 2 और हाथी मेरे साथी की रिलीज डेट भी टाल दी गई है। इससे पहले मेकर्स ने फैसला किया था कि राधे का टीजर रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि अप्रैल के पहले सप्ताह में इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो गया था। पहले मेकर्स टीजर लाने के लिए प्लानिंग में थे, लेकिन यह प्लान ड्रॉप कर दिया गया था। 13 मार्च को रिलीज हुए फिल्म में सलमान के फर्स्ट लुक को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला था। मेकर्स को यकीन है कि ट्रेलर काफी हद तक फिल्म को चर्चा में लेकर आएगा। बॉलीवुड में असली कहानियों पर फिल्म बनने का ट्रेंड फिर से जोर पकड़ रहा है। 2021 में भी कई ऐसी फिल्में देखने को मिलेंगी जो रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड होंगी। 8 अप्रैल 2021 को रिलीज होने जा रही द बिग बुल फिल्म में अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वह फिल्म में स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता का किरदार निभाते देखेंगे। फिल्म की कहानी 1992 में हुए स्टॉक मार्केट स्कैम पर आधारित होगी, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया था। फिल्म में इलियाना डिक्रूज, राम कपूर, सुमित वत्स, सोहम शाह, निकिता दत्ता और सितारे भी नजर आएंगे। बेल बॉटम स्पाई थ्रिलर में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, ह्यूमा कुरैशी, लारा दत्ता जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म की कहानी 1980 में हुए प्लान हाईजैक पर आधारित होगी। अक्षय इसमें रॉ एजेंट की भूमिका में दिखेंगे। वहीं लारा दत्ता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देंगी। फिल्म 28 मई 2021 को रिलीज होगी। वहीं फिल्म 83 स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में इंडियन क्रिकेट टीम की 1983 में वर्ल्ड कप जीतने की ऐतिहासिक कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में रणवीर सिंह कपिल देव के रोल में नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण उनकी पत्नी रोमा भाटिया के रोल में दिखाई देंगी। फिल्म में ताहिर राज बासिन, साकिब सलीम, हैरी संधू, एमी विर्क, पंकजी त्रिपाठी, बोमन ईरानी जैसे सितारे भी दिखाई देंगे।
फिल्म 4 जून 2021 को रिलीज होगी। पृथ्वीराज, बुच, द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी और भी कई फिल्म्स 2021 में रिलीज होने जा रही हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।